एक मजबूत नेतृत्व जो देश को दिया है, उस नेतृत्व का साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस नेतृत्व के साथ काम करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ और उस नेतृत्व ने एक नहीं अनेकों ऐसे कीर्तिमान स्थापित देश के अंदर किए हैं, जिन कीर्तिमान को हमको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी आज की इस पीढ़ी के लिए यह सचमुच में बहुत गौरव का पल है, जो अपनी आंखों के सामने ये सब देख रहे हैं। एक दौर ऐसा था, देश की आजादी सबसे महत्वपूर्ण थी। देश स्वतंत्र नहीं था और उस देश की स्वतंत्रता के लिए सब लोगों ने एकजुट होकर के काम किया, जीवन के बलिदान दिए, यातनाएं सहन की, क्योंकि लक्ष्य सामने एक था कि देश स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद ये देश कैसे चले, इन सारी चीजों को लेकर के अलग अलग परिस्थितियां थी, अलग अलग मत थे। लेकिन हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि देश को स्वतंत्रता के पश्चात देश की संस्कृति के साथ जोड़ करके चलाया जाए, देश के मूल के साथ जोड़ करके चलाया जाए। और उस दृष्टि से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए जनसंघ की स्थापना हुई। वो बहुत कठिन दौर था, मुश्किल दौर था, और उस जनसंघ की स्थापना के बाद एक नहीं अनेकों पड़ाव पार करने के बाद में जनता पार्टी, बाद में जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी का ये वर्तमान स्वरूप हम अपनी आंखों के सामने लगता है कि जहां हम लोग भी इस बात को लेकर के सोचते थे, क्या जीवन में हमारे ऐसा भी कभी वक्त आएगा जब इस देश के अंदर, इस स्वतंत्र भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, अपनी विचार का कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम देख पाएंगे। जब इस प्रश्न का उत्तर टटोलने की हम कोशिश करते थे, खोजने की हम कोशिश करते थे, तो बहुत कठिन परिस्थिति हमारे सामने होती थी कि शायद ये स्वप्न हम अपने जीते जी देख नहीं पाएंगे। लंबा संघर्ष रहा और उस लंबे संघर्ष के बाद एक पड़ाव आया जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और देश के प्रधानमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वो पल बहुत सुकून का था, बहुत आनंद का था। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद चली, लेकिन चलने के बाद फिर बिगड़ी। फिर सरकार अटल जी के नेतृत्व में बनी, फिर चली। और ऐसा दौर 3 बार हमने देखा। अटल जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहे, लेकिन सरकार को मजबूती के साथ चलाने का सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि बहुमत बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया था। और बहुमत ज्यादा ना मिलने के कारण गठबंधन की सरकारों में कई तरह की बंदिशें रहती है, कई तरह की व्यवस्थाएं रहती है। और उस व्यवस्थाओं के दौर में से फिर भी अटल जी ने बहुत अच्छा काम किया। अटल जी का बहुत बड़ा योगदान पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ देश को मजबूत करने के लिए, देश को एक दिशा देने के लिए रहा है, जिसको हमेशा हम सब लोग स्मरण करते हैं। अटल जी के कार्यकाल के बाद फिर एक दौर हमारे लिए निराशा का आया, और उस निराशा के दौर में हमने इस बात को देखा
कि फिर कांग्रेस की सरकार बन गई और 1 दशक तक सरकार चली, और सरकार 1 दशक तक चली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बने, लेकिन वो जनप्रतिनिधि के नाते जनभावना का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाते थे। प्रधानमंत्री के नाते हमारा उनके प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन ये सच्चाई है। अटल जी जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे क्योंकि वो जन नेता थे। देश तो चला कांग्रेस की उस सरकार में भी, लेकिन गति नहीं थी, दिशा नहीं थी। दुनिया के मानचित्र पर भारत का परिहास होता था, मजाक होता था। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अगर हमारे देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री अगर किसी मंच पे खड़े होते थे, बहुत सम्मान की तरफ के साथ उनकी तरफ ना देखा जाता था, ना ही उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए जो बड़े देश होते थे वो प्रयत्न करते थे। लेकिन हम सब का एक सौभाग्य है कि देश को उस दौर के 10 वर्षों के 1 दशक के बाद फिर एक जनभावना उठी कि देश का नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री जनभावनाओं के साथ साथ में लोकप्रिय होना चाहिए। और उस दृष्टि से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन मंथन करने के बाद फैसला किया कि हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री के पद के लिए 2014 के चुनाव में उस वक्त के गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी होंगे। एक कोने से दूसरे कोने तक लहर उठी और जो लहर पूरे देश को एक तरह से इस तरह से समा गई, लोगों को लगा कि निश्चित रूप से ये एक अवसर है जिस अवसर को कहीं भी किसी तरह से नहीं खोना चाहिए। और ऐसा देश अनुभव कर रहा था कि इस पल की आवश्यकता, इस पल की जो जरूरत है वर्षों से देश को थी, और लंबे अंतराल के बाद उस जरूरत को पूरा किया है। नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने देश को चलाया, 2014 के बाद अपनी जन प्रिय नेताओं के जो काम करने के तौर तरीके को लोगों ने सराहा, और जिस प्रकार से विजन के साथ उन्होंने काम करने की शुरुआत की, 2019 का चुनाव आया तो पूरे देश में एक ही बात को लेकर के कि यही नेतृत्व सही नेतृत्व है, इस नेतृत्व को एक अवसर और देना चाहिए, मौका देना चाहिए। और 2019 में और भी प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और 2019 के बाद 2024 में फिर देश के सामने ये विषय कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, कोई विकल्प देश के सामने नहीं है। और मजबूती के साथ फिर से देश के प्रधानमंत्री के नाते श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को अवसर देना चाहिए। देश की जनता ने सहयोग दिया, समर्थन दिया, और हम सबका यह सौभाग्य है कि हम तीसरी बार लगातार पिछले 12 वर्षों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं कई बार जिक्र करता हूं, बहुत सारी पीढ़ियां निकल गई जिनने संघर्ष देखा और सिर्फ संघर्ष देखा, इस अवसर को नहीं देख पाए। जो सौभाग्य हम और आप सब लोगों को मिला है। और आपने इस बात को भी देखा कि देश के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी
12 साल का कार्यकाल तो पूरा किए ही किए, जो हम सब के लिए गर्व का विषय है ही है। लेकिन इसके साथ एक और चीज जो जुड़ी कि भारत जब से स्वतंत्र हुआ, चुने हुए प्रधानमंत्री के नाते सबसे लंबा कार्यकाल 4,399 दिन, 4,399 डेज रिकॉर्ड अगर किसी के नाम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हुआ। ये कितना गर्व का पल हम सब लोगों के लिए। जहां एक ऐसा भी दौर था जब लोकसभा के अंदर 2 लोकसभा के सदस्य रह गए थे, परिहास होता था पार्टी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस के लोग बोलते थे कि दूरबीन से देखना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ढूंढना तो दूरबीन लगानी पड़ती है। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार तीसरी बार सरकार बनाए और आजाद भारत का सबसे लंबा कार्यकाल चुने हुए प्रधानमंत्री के नाते उसको पूरा कर पाए। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यही कहूंगा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाओं के साथ उनकी दीर्घायु की हम कामना करते हैं। आप मजबूती के साथ देश का नेतृत्व करते रहें और लंबे समय तक, 1 नहीं 2 नहीं, जितने भी रिकॉर्ड आज तक के जो प्रधानमंत्री के नाते आप बना सकते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भाई और बहनों, आज के इस अवसर पर मुझे ये भी कहना है कि हमने बहुत सारी घटनाओं का क्रम देखा है इन 12 साल के कार्यकाल में। हम इस बात को कह सकते हैं कि हम कहते थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, और ये कहते कहते हमारी कितनी पीढ़ियां निकल गई। 500 से ज्यादा वर्षों का संघर्ष, जहां हजारों की संख्या में बलिदान हुए, लेकिन वो अपने जीवन में इस अवसर को नहीं देख पाए। और इस पीढ़ी का हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों के सामने भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भूमि पूजन का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ, और मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हमने, आप लोगों ने चश्मदीद गवाह बनकर के जो है सब लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा। ये हमारा सौभाग्य है। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, इस बात के लिए हम संघर्षरत रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन धारा 370 समाप्त नहीं हो पाई। परमिट व्यवस्था तो समाप्त हुई, लेकिन धारा 370 समाप्त कब हुई? जब देश को मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का मिला, और मजबूत नेतृत्व ने फैसला लिया। और मैं इस बात को कहता हूं कि हम सब का यह सौभाग्य है कि लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित होते हमने देखा और धारा 370 को समाप्त होते देखा। इसलिए हम इस पीढ़ी का, तो मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी पीढ़ियां ऐसे निकल गई जो संघर्ष करती रही। ये एक ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने चश्मदीद गवाह बन करके इन सारी चीजों को देखा। पड़ोस के देश को जिस भाषा में जवाब देने की जरूरत थी उस भाषा में जवाब दिया गया। अगर उड़ी में हमला होता है सेना के जवानों पर तो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दिया गया। अगर पुलवामा में वहां पर हमारे सेना के जवानों के ऊपर हमला होता है तो एयर स्ट्राइक से वहीं दफन कर दिया गया पीओके में उन लोगों को, उन आतंकवादियों को जिन्होंने उस सारी साजिश में हिस्सा लिया था। और उसके बाद जब जाकर के कश्मीर घाटी में हमारे पूरे देश दुनिया भर से आए टूरिस्ट जो है वहां पर घूमने के लिए आए थे, वहां पर कत्लेआम हुआ, उनकी हत्या हुई, तो आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर भी आप सबके सामने आपने होते हुए देखा। पाकिस्तान को घुटने पर ला करके एक एक ठिकाना आतंकवाद का तबाह किस प्रकार से हुआ और आखिरकार
पाकिस्तान अब घुटनों पर आ गया। तो ये सारी चीजों को लिए अगर मैं कहूं तो उन बातों का बड़ा जिक्र आता है, बहुत लंबा विषय है। आदरणीय दुष्यंत जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि एक पीढ़ी नहीं अनेक ऐसी पीढ़ियां था जिन्होंने सिर्फ संघर्ष किया, लेकिन ये ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को देखा। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करते हुए, ऐतिहासिक फैसले करते हुए आज देश की इकॉनमी में हमारी स्थिति ऐसी है कि हम 11वें स्थान पर थे। और उस वक्त जब 11वें स्थान पर थे 2014 से पहले, तो उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन 11वें स्थान से 10वें स्थान पर नहीं पहुंचे। लेकिन जब मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी का मिला तो 11वें स्थान से देश की इकॉनमी आज हमारी दुनिया के सामने चौथे स्थान पर पहुंची। ऐसी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया जा सकता है, और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आओ हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सब साथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी जीवन के लिए शुभकामनाएं दें। उनके मजबूत नेतृत्व में देश आगे बढ़ता रहे, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। आदरणीय दुष्यंत जी आज के इस अवसर पर हमारे बीच में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आप पिछले कल से यहाँ आए हैं, मैं रहना चाहता था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण मेरा आना संभव नहीं हो पाया, लेकिन आज मुझे सुबह आकर के आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपके अभिनंदन के साथ और यहाँ आज के इस कार्यक्रम में यही कहूँगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और निश्चित रूप से देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से हम जहाँ प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की कामना करते हैं, वहाँ इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे जो पिछले विधानसभा के चुनाव में कमी छूटी है उसको पूरा करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए हम जुट गए हैं। अभी हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं, नगर निगम स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीती है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूं, ये एक पड़ाव है। असली मंजिल जो है 2027 में, जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने फिर से सत्ता में लाना है। आओ उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम जुट जाएं, डट जाएं। इतनी बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।